हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, आज की क्लास हम रिवीजन क्लास के रूप में रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने लोगों ने निकाले उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है आप लोगों के सामने। देखते हैं आप लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको भी अपना टेस्ट लेना है। तो आपके सामने है पहला प्रश्न, किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया है? जी हाँ साथियों, किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया है? ऑप्शन ए महाबली, ऑप्शन बी वीर सिंह, ऑप्शन सी तीस, ऑप्शन डी राणा सिंह। साथियों ध्यान रखना है, किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीस जो नाम के शासक थे, तीस नाम का जो शासक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नाम का शासक? तो क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका ध्यान रखना। किस सिलोन शासक ने स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का प्रतिरूप बनाया है? तो तीस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? जी हाँ साथियों, जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित है? साथियों रिवीजन भी लगातार करते रहना है और क्लासेस भी लगातार करते रहना है। अब समय है बढ़िया से रिवीजन करने का। जितनी भी तैयारी आपकी हो चुकी है, बढ़िया रिवीजन करते रहिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए और अपने नंबर इंक्रीज करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, जातक कहानी किस प्राचीन भाषा में रचित है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी ब्रह्मी, ऑप्शन सी ग्रीक या ऑप्शन डी पाली। तो साथियों ध्यान रखना है, जो जातक की कहानियां थी वह पाली भाषा है, उस भाषा में जातक की कहानियां आपको लोगों को मिलेंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस रिलेटेड थोड़ी जानकारी, जातक कहानी से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के विषय में भी जानकारी मिलती है। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए हैं। जी हाँ, महावीर जो तीर्थंकर थे वो किस नाम से, कौन से नाम से जाने गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 21वीं, 22वीं, 23वीं या हो 24वीं। तो जो महावीर तीर्थंकर थे वो जैन धर्म के कौन से थे? तो ध्यान रखना है, वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। जी हाँ साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृत, फारसी या द्रविड़। तो ध्यान रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वह कैसी लिपि हो जाएगी? वह अवाचनीय लिपि हो जाएगी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह अवाचनीय हो जाएगी। इस रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थे, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की लिपि अवाचनीय थी। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1999 या ऑप्शन डी 1990। साथियों ध्यान देना है, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी उसको हमने 1999 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1999 में लागू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ साथियों, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी, फाइकोलॉजी, हेपेटोलॉजी या हिपोलॉजी। तो साथियों ध्यान रखना है, जो लीवर का अध्ययन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। क्या ध्यान रखना है? हेपेटोलॉजी ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जर्मेनियम या ऑप्शन डी प्लूटोनियम। तो साथियों ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? शीशम, बरगद, पीपल या बांस। तो साथियों ध्यान रखना, संसार में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जो पौधा है वो बांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा तेजी से, महमूद गजनवी भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? जी हाँ साथियों, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? 1000, 1027, 1030 या 1025। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण 1027 में किया था। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? जी हाँ साथियों, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम कौन करता है?
निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम रेशे का प्रचलन किस देश में हुआ? क्या जापान में, भारत में, चीन में या अमेरिका में? तो साथियों ध्यान रखना है, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। किस में हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? जी हाँ साथियों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, इसे किस देश के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान या फिलीपींस? तो साथियों ध्यान रखना है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? जी हाँ साथियों, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या उपरोक्त सभी? तो कौन सा इसमें से कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एवं जो फ्रक्टोज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान रखना साथियों, इस प्रश्न की ध्यान रखना, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एवं जो फ्रक्टोज होते हैं उसको मोनोसेकेराइड भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? यहाँ शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? आप लोग अपने नंबर भी काउंट करते जाइएगा, कौन सा प्रश्न आपका सही है या फिर कौन सा प्रश्न आपका गलत। ठीक है, तो शरीर में सबसे अधिक, और अपने नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। संयोजी ऊतक का सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लड, जो जिसको अपन कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? जी हाँ साथियों, किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक या ग्रामीण बैंक? किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक या ग्रामीण बैंक? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक की उदार खिड़की किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, विश्व बैंक की उदार खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम को, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को या बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी को या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को? तो साथियों ध्यान रखना, जो विश्व बैंक की उदार खिड़की हम लोग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व बैंक की उदार खिड़की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उदार खिड़की किसको बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को विश्व बैंक की उदार खिड़की के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है? जी हाँ साथियों, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी रोम होती है। क्या होती है? रोम जो होती है स्थायी मेमोरी कंप्यूटर की होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? जी हाँ साथियों, प्रसार भारती का गठन कब किया गया? 1956, 1980, 1990 या 1997? तो प्रसार भारती का गठन जो है तो 1997 में किया गया था। क्या ध्यान रखना है? प्रसार भारती का गठन 1997 में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? जी हाँ साथियों, एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव या न्यू मोर द्वीप? तो एमराल्ड आइलैंड के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप को भी एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते है किसकी युक्ति है? जी हाँ साथियों, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते है किसकी युक्ति है? प्लिनी की, कौटिल्य की, प्लूटार्क की या मेगास्थनीज की? तो साथियों ध्यान रखना, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? यह कथन मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा और कौन सी बुक लिखी गई? इंडिका नाम की जो बुक है वो मेगास्थनीज द्वारा ही लिखी गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो साथियों ध्यान रखना है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? जी हाँ साथियों, भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दार्जिलिंग या ऑप्शन डी अहमदाबाद? तो भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना चेन्नई में की गई थी। क्या की गई थी? भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना चेन्नई में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जी हाँ साथियों, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात, असम, राजस्थान या उड़ीसा? तो कठपुतली अगला प्रश्न किस राज्य का हो जाएगा? कठपुतली जो है राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? जी हाँ साथियों, चावल को जो पॉलिश अपन कर देते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ई? साथियों ध्यान रखना है, चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। जी हाँ साथियों,
विटामिन B1 और चावल को पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? जी हाँ साथियों, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या डॉक्टर बी आर्थर या डॉक्टर बी के जॉनसन। साथ ही ध्यान रखना, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ साथियों, हम्पी का खंडर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो हम्पी का जो खंडर है वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी का जो खंडर है वह कर्नाटक में स्थित है। साथ ही ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि हम्पी का जो चित्र बना हुआ किस नोट पे बना हुआ है। हम्पी का जो चित्र है वो किस नोट पे बना हुआ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा? भारत, मलेशिया, पाकिस्तान या इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक मुसलमानों वाला जो देश है वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है। संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक कौन है? जी हाँ साथियों, संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक कौन है? राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या ज्योतिबा फुले। तो संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजाराम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक राजाराम मोहन राय हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? जी हाँ साथियों, पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो पंचशील घाटी जो है तो अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शब्द विषुवत संदर्भित करता है? जी हाँ साथियों, जो विषुवत होता है वह किसको संदर्भित करता है? एक समान आकार, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं या ऑप्शन सी गर्मी और सर्दी एक समान अवधि की होती है, ऑप्शन डी मौसम एक समान अवधि के होते हैं। तो शब्द जो विषुषु होता है, विषुव जो होता है वह संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन और रात के समान अवधि को विषुषु को मतलब संदर्भित किया जाता है। विषुषु जो होता है वह दिन और रात को, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको विषुषु कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जी हाँ साथियों, लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, पत्ती, पुष्पकलिका या जड़। तो साथियों ध्यान रखना है, जो लौंग होती है वह पौधे के पुष्पकलिका भाग से प्राप्त किया जाता है। लौंग को पौधे के पुष्पकलिका भाग से प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ साथियों, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? कपास, जूट, नायलॉन या फिर सिल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन फाइबर के रूप में हम लोग जूट को जानते हैं। जी हाँ साथियों, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस महाद्वीप में स्थित है? जी हाँ साथियों, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? जी हाँ साथियों, विश्व में सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? सिंध की खाई, मेरियाना खाई या अरब खाई या फिर सिजमे की खाई। तो साथियों ध्यान रखना है, विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मेरियाना खाई अरब प्रशांत महासागर में स्थित है। 8,848 मीटर गहरी है। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? जी हाँ साथियों, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन या जापान। तो अंतारा जो है तो किस देश की राष्ट्रीय एजेंसी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतारा जो है इंडोनेशिया देश की एक सरकारी एजेंसी है। ठीक है, ध्यान रखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जोजिला दर्रा जोड़ता है? जी हाँ साथियों, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को या कलिम्पांग या और लहासा को। तो साथियों ध्यान रखना, जो जोजिला दर्रा है वह श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड कहाँ पाया जाता है? जी हाँ साथियों, नकल करने में जो कुशल पक्षी लायर बर्ड होता है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड जो होता है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, लायर बर्ड जो होता है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व क्रिकेट कप के विजेता कौन सा देश है? प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता देश कौन है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर वेस्ट इंडीज। तो साथियों ध्यान रखना है, प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? वेस्ट इंडीज प्रथम विश्व कप क्रिकेट के विजेता है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला किस देश में स्थित है? जी हाँ साथियों, मनीला किस देश में स्थित है? सिंगापुर, फिलीपींस, लंदन या पेरिस। तो साथियों ध्यान रखना है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फिलीपींस का राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इथिलीन का, विनाइल क्लोराइड का, आइसोप्रीन का या स्टाइरीन का। तो साथियों ध्यान रखना है, जो प्राकृतिक रबर होती है वह आइसोप्रीन का बहुलक है। जी हाँ साथियों, आइसोप्रीन का ही बहुलक रबर कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान हों
जी हाँ साथियों, वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान, उसको क्या बोलते हैं? अणु, परमाणु या फिर यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे छोटा जो कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? परमाणु कहते हैं, जिसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? जैसा कि इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? कर्जन, मिंटो, लेटन या फिर रिपन? साथियों ध्यान रखना है, जो इल्बर्ट बिल है वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। क्या? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही इल्बर्ट बिल को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? जी हाँ साथियों, एंजाइम क्या है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन? तो साथियों ध्यान रखना है, एंजाइम को हम लोग किस रूप में जानते हैं? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जी हाँ साथियों, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जी हाँ साथियों, संसद में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2, 12, 14 या फिर 16? साथियों ध्यान रखना है, संसद में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 14 होती है। 2 लोकसभा से आते हैं और 12 राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं। इन सभी सदस्यों की कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। भारत में किस मुगल शासक के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? जी हाँ साथियों, भारत में किस मुगल शासक के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर ने जो है तो भारत में किस मुगल शासक के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो ध्यान रखना, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन? तो जो ग्रैंड स्लैम है वह किससे संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम का संबंध किस खेल से है? ग्रैंड स्लैम का संबंध टेनिस से है। ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न आपके सामने। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? जी हाँ साथियों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? प्रथम, द्वितीय, नवम या दसम? तो साथियों ध्यान रखना है, ऋग्वेद का जो नववां मंडल होता है वह सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का नववां मंडल सोम को समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? जी हाँ साथियों, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड? साथियों ध्यान रखना, प्ले ग्राउंड ऑफ जो यूरोप होता है उसको हम किस देश को जानते हैं? तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप जो है स्विट्जरलैंड कहलाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड देश को जाना जाता है। जूट के क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी? साथियों ध्यान रखना है, जूट के क्षेत्र के लिए जो है तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? वह होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम स्थान है। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूली भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ साथियों, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? हरमट्टन, नार्वेस्टर, ट्रामेंटन या संटाना? तो साथियों ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी स्थानीय हवा होती है वह कहाँ पाई जाती है? वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा नार्वेस्टर। क्या हो जाएगा? नार्वेस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। हरमन, क्या ध्यान रखना है, हरमन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। जो हरमट्टन होती है वह सहारा रेगिस्तान में अरब पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है? जी हाँ साथियों, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में या फिर उत्तरी चीन में? साथियों ध्यान रखना है, जो माओरी जनजाति होती है वह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ साथियों, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ईरान, जापान, पाकिस्तान या यूरेशिया? तो एनु जो जनजाति होती है वह कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति जो है तो जापान में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? जी हाँ साथियों, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? परिधीय तंत्रिका से, अनुकंपी तंत्रिका से, परानुकंपी तंत्रिका से या कपाल तंत्रिका से? तो हृदय की जो धड़कन की गति होती है वह किस वजह से बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका से हृदय की जो है गति बढ़ जाती है। क्या ध्यान रखना है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्या ध्यान रखना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुकंपी तंत्रिका। क्या हो जाएगा? अनुकंपी तंत्रिका।
साथ क्या था, हृदय का धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस दिशा से बढ़ती है, मतलब हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका से हृदय के धड़कन की गति बढ़ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना साथियों, मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने, लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसे कहा जाता, मतलब लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था, मैजनी, काउंट कावूर, गैरिबाल्डी या ट्राटस्की। तो साथियों ध्यान रखना है, जो लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन था वो है करने वाले कौन थे, गैरिबाल्डी थे। कौन थे, गैरिबाल्डी ने जो है तो लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का उत्तरी मैदान द्वारा किस मिट्टी द्वारा आच्छादित है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लाल दानेदार मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो साथियों ध्यान रखना है, जो उत्तर का मैदान होता है वह कछारी मिट्टी द्वारा आच्छादित है। किस मिट्टी द्वारा आच्छादित है, कछारी मिट्टी द्वारा आच्छादित है। अगले प्रश्न, इसमें थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज है, कछारी जो मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया, पेरिस संधि, वर्साय संधि, ब्रेस्ट लिटवस्क संधि या फिर डॉफ्स प्लान। साथियों प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने जो है तो कौन सी संधि की थी, वर्साय की संधि की थी। कौन सी संधि की थी, वर्साय की संधि की थी। वर्साय संधि कब, तो इससे रिलेटेड जानकारी, वर्साय संधि 1919, वर्साय संधि 1919, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की चलो, मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर सैन्य काल में। तो जो मंदिर बनाने की कला है उसका जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एलिमीनो से आप क्या समझते हैं, जी हाँ साथियों, एलनीनो से आप क्या समझते हैं, ब्राजील का नृत्य, उष्ण जलधारा, वर्षा की हवाएं या फिर ज्वालामुखी का लावा। तो एलनीनो जो होता है वह साथियों एक उष्ण जलधारा, गर्म धारा पेरू के पश्चिम तट के साथ जो चलती है, क्या होती है, उष्ण जलधारा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न आपके सामने, मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया, निम्न में से किस नगर का वर्णन उसमें नहीं है। जी हाँ साथियों, मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया, इनमें से किस नगर का वर्णन उसमें नहीं है, इंद्रप्रस्थ, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तक्षशिला। तो साथियों ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में किन नगर का वर्णन नहीं किया, इंद्रप्रस्थ का वर्णन नहीं किया। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका में वर्णित 4 नगर निम्न है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला और कौशाम्बी। ये भी ध्यान रखना है साथियों। क्या ध्यान रखना है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका में वर्णित 4 नगर निम्न हैं, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, कौशाम्बी। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, असहयोग आंदोलन, आज क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं था। असहयोग, ध्यान देना साथियों, क्या लिखा, असहयोग आंदोलन के द्वारा, इसको क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, असहयोग, क्या मान लेना इसको, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था, ब्रिटिश कानून की अवज्ञा, सरकारी पदों का बहिष्कार, स्वशासन की मांगों पर जोर या स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। तो साथ ही ध्यान रखना है, जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे उसमें कौन सी चीज जो थे सम्मिलित नहीं थी। इसका राइट आंसर स्वशासन की मांग पर जोर जो है तो इसमें ये मांग जो है तो उसमें असहयोग आंदोलन में नहीं थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, केसरी हिंद की उपाधि भी गांधी जी ने छोड़ दी थी और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी त्याग दी थी चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब, मतलब एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब होता है जब वह दौड़ रहा होता है, बैठा होता है, लेटा होता है या फिर खड़ा होता है। तो साथियों ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब कब होता है, जब वह लेटा होता है तब उसका न्यूनतम दाब होता है। जब व्यक्ति जब लेटा होता है तो उसका दाब न्यूनतम होता है। साथियों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न। यदि आप लोग कोई प्रश्न अच्छे लगे हों
तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।